नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि गर्ग आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने सीखने का अर्थ, परिभाषा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम सीखने के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। सीखने के सिद्धांतों से हमें ये पता चलेगा कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को किन किन तरीक़ों से सिखा सकता है। हम इसमें 5 सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कोहलर का सूचका सिद्धांत, कर्टलेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो सर्वप्रथम बात करते हैं थॉर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत, जिसको कि हम अनेक नामों से जानते हैं। पहले इनका नाम जान लेते हैं, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो सिर्फ थॉर्नडाइक का सिद्धांत के नाम से ही नहीं पूछा जाता, इसके अन्य जो नाम हैं उनमें से किसी भी नाम को देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली बात करते हैं हम, इसका नाम है संबंध सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी। नेक्स्ट है अनुबंधन सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट हर्ष और दुख का सिद्धांत, प्लेजर एंड पेन थ्योरी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी से किसी का अनुबंधन हो जाता है तो व्यक्ति सीखता है। जब बार बार प्रयत्न करता है, गलती करता है, फिर उन्हें सुधार करता है तो बालक सीखता है। सीखने पर अगर उसे खुशी होती है या दुख होता है तो उसके कारण से भी बालक सीखता है। या जब बालक को कोई उद्दीपन दिखाई देता है, उसे प्राप्त करने के लिए वह कोई अनुक्रिया करता है, तब भी वह सीखता है। अब डिस्कशन करते हैं डिटेल में इस थ्योरी के बारे में। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने 1913 में सीखने का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सीखने की प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्दीपक होता है। ये उद्दीपक ही प्राणी को विशेष क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। परिणामतः प्राणी जब उस उद्दीपन की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न करता है तो अंत में ऐसी स्थिति आती है कि उसकी त्रुटिपूर्ण अनुक्रियाएं कम हो जाती हैं। अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह सीख जाता है। कहने का तात्पर्य इसी भाषा में ये है कि हम अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, और प्रयास करते समय एक समय ये आता है कि हम उस कार्य को सीख जाते हैं। या फिर प्रयत्न और भूल भी हम इसे कह सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं तो गलतियां भी करते हैं। उन गलतियों को धीरे धीरे हम सुधारते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि लगातार प्रयत्न से हम उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? एलरेन ने कहा है, संयोजनवाद वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि सभी मानसिक प्रक्रियाओं, परिस्थितियों और अनुक्रियाओं के मध्य मूल या अर्जित कार्य सम्मिलित होते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? हम जो भी मानसिक क्रियाएं करते हैं, उन सभी मानसिक क्रियाओं को करने के पीछे, उन परिस्थितियों के पीछे, उन अनुक्रियाओं के पीछे हमारे जीवन के पहले से किए हुए कुछ कार्य सम्मिलित होते हैं, अर्थात हमारे पूर्व अनुभव उस कार्य को करने में हमें प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत को किस तरह से सिद्ध किया। इसके लिए इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए थे। इनका सबसे पहला प्रयोग था बिल्ली के ऊपर। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। उस पिंजरे में इस तरह से दरवाज़ा लगाया किया कि उसके अंदर एक लीवर लगा हुआ था, खटका लगा हुआ था, जिस पर पैर पड़ने से वह दरवाज़ा खुल जाता था। बिल्ली भूखी है और दरवाजे के बाहर, पिंजरे के बाहर भोजन रखा हुआ है। अब क्या होता है देखते हैं। नंबर 1, बिल्ली को पिंजरे में उछल कूद की। बिल्ली ने कोशिश की कि पिंजरे से मैं बाहर कैसे निकलूं। इसके लिए उसने सलाखों को हिलाना डुलाना शुरू किया और उनके बीच में से निकलने की कोशिश की। अचानक उछलते कूदते उसका पैर लीवर पर पड़ गया, जिससे कि वह गेट खुल गया और उसने बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लिया। एक बार करने से ही वो अपने प्रयोग में सफल नहीं हुए। उन्होंने इस प्रयोग को अनेक बार किया। अंत में यह हुआ कि बिल्ली को पता चल गया कि यहाँ इस पॉइंट पर पैर रखने से गेट खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उसके और भोजन के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। भोजन उसके लिए क्या था? स्टिमुलस,
उसका उद्दीपन, और उस उद्दीपन को पाने के लिए उसने क्या किए, बार बार प्रयास। इस तरह से कह सकते हैं उद्दीपन तथा संतोषजनक अनुक्रिया के बीच बंधन बंध जाना ही सीखना है। उसने उस भोजन को पाने के लिए बार बार प्रयास किए। अंत में उसे पता चल गया कि मैं अगर इस लीवर को दबाऊंगी तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा और मैं वहां से भोजन को प्राप्त कर सकती हूँ। इस सिद्धांत के अंदर कुछ स्टेप्स आए, वो हम जानेंगे। नंबर 1, ड्राइव और मोटिव। इसमें हमारा ड्राइव या चालक क्या था, भूख, क्योंकि भूख ने ही बिल्ली को सक्रिय किया था, और भूख के साथ उसका जो मोटिव था वो था भोजन को प्राप्त करना। वो चाहती थी जल्दी से जल्दी मैं उस भोजन को प्राप्त कर लूँ। सेकंड था उद्देश्य, गोल। उस बिल्ली का उद्देश्य क्या था, भोजन की प्राप्ति, जिसके लिए उसने क्या किया, उसको क्या परेशानी आ रही थी, ब्लॉक्स आ रहे थे, रास्ते में बाधाएं आ रही थी, क्योंकि वह पिंजरा था जिसमें वह बंद थी और भोजन पर आसानी से नहीं पहुंच पा रही थी। इसके लिए उसने क्या किया, उसने रैंडम मूवमेंट्स किए, लगातार उसने गति की, अनियमित प्रयास किए। अचानक से चांस सक्सेस उसे मिली। अचानक से सफलता कैसे मिली, बार बार प्रयास करने से, उछल कूद करने से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और उसे सफलता मिल गई। अ सेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, और जब उसने उसे बार बार बंद किया गया, बार बार यही प्रक्रिया उसके संग दोहराई गई, तो क्या हुआ, एक दिन उसने सही क्रिया का चुनाव करना सीख लिया। और जब उसने सीख लिया तो उसको पता चल गया, उसमें दृढ़ता आ गई, फिक्सेशन हो गया कि अब अगर मुझे बंद किया तो मैं इस लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त कर सकती हूँ। ये था इनका फर्स्ट प्रयोग, दैट वाज डन ऑन अ कैट। सेकंड एक्सपेरिमेंट को इन्होंने चूहे के ऊपर किया था। इनका जो चूहा था वो विदेशी था, उसको इन्होंने भूल भुलैया करना सिखाया था। एक ऐसे, हमने देखा होगा भूल भुलैया यानी कि ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जो ब्लॉक्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो आपको आपके उद्देश्य तक, आपके गोल तक आपको पहुंचा सकता है। इसी तरह से चूहे को भी ऐसे ही भूल भुलैया में रखा गया और भूल भुलैया के बाहर निकलकर उसे भोजन लेना था। कारण था, जब वो भूल भैया के गलत रास्ते से निकलता था तो उस पर वहाँ उसे एक बिजली का शॉक लगता था, वो वहाँ से लौट जाता था। इस तरह से जब उसे लगा कि सारे रास्तों से निकलने के बाद उसे एक रास्ता मिला जिससे बाहर निकलकर उसने भोजन प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट इन्होंने प्रयोग किया था वो फंडुलस मछली के ऊपर किया था। क्या किया कि फंडुलस मछली को छाया में रहना पसंद है। इन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसके बीच में एक शीशे की दीवार लगा दी, जिसके मध्य में छेद किया हुआ था, और उसमें उसका आधा हिस्सा धूप में और आधा हिस्सा छाया में कर दिया। मछली को धूप वाले हिस्से में किया गया। अब वो छाया में आने के लिए बार बार प्रयास करने लगी। बार बार प्रयास करते करते अचानक उसका फेस छेद वाली जगह पर गया और उससे वह दूसरी साइड यानी कि शैडो में चली गई। इस तरह से उसने बार बार प्रयास करके धूप से छाया में आना सीख लिया। इसी तरह से एक फोर्थ प्रयोग किया था गोपाल स्वामी ने, जिसे मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने, जैसे आजकल हमारे रीजनिंग के टेस्ट में भी पूछते हैं, शीशे में देखकर आकृति बनाना या उल्टी आकृति दिखा देते हैं, यही प्रयोग इन्होंने भी किया था। अब बात करते हैं इसके नियम पर। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए। आशा है आपको ये प्रयोग अच्छे से समझ में आ गए और इन प्रयोगों के पर ही आधारित इन्होंने अपने सीखने के नियम दिए थे। ये सीखने के नियम इन्होंने 2 भागों में विभाजित किए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम को इन्होंने प्राइमरी लॉ और गौण नियम को सेकेंडरी लॉ या द्वितीयक नियम भी कहा। मुख्य नियम के अंदर इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे और गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम दिए थे। इन 3 नियम और 5 नियम और लॉज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे। तो 2 दिए थे, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉ कितने हैं? प्राइमरी लॉ 3 हैं एंड सेकेंडरी लॉ 5 हैं। ठीक है, प्राइमरी लॉज के नाम पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी लॉ, इस लॉ ऑफ लर्निंग पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। मुख्य नियम, जिसमें हमारा पहला आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्य नियम में तत्परता का नियम। तत्परता इट मीन्स रेडीनेस। रेडी से हमें पता चल रहा है
तैयार हो जाना, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए रेडी हो जाना। अर्थात जब हम कोई भी काम करने के लिए कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो उसे शीघ्रता से सीख लेता है। और अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो हम सीखे हुए कार्य को भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। When a bond is ready to act gives satisfaction and not to act annoyance. When a bond which is not ready to act is made to act, annoyance to is cause. कहने का तात्पर्य यही है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से मन से तैयार हो जाते हैं तो हम उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेते हैं। सेकंड है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास, प्रयास करना बार बार। किसी क्रिया को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो बार बार दोहराने से हमें वो याद हो जाती है या करनी आ जाती है, लेकिन और दोहराने से हमारे भूलने का कारण भी कम हो जाता है। कहने का मतलब ये, अगर हम उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे तो हम उसे भूल भी जाते हैं, ऐसी संभावना भी मानी जाती है। इसीलिए इस नियम के दो उपनियम बनाए हैं, प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। यूज ऑफ लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ मिसयूज। यूज कहने का मतलब जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उसे नहीं भूलते। जब हम किसी कार्य को करना छोड़ देते हैं तो हम उस कार्य को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेगुलरली साइकिल चलाते हैं तो आपको बिना प्रैक्टिस के अचानक बैठिए और चलाना शुरू कर देंगे। और आप अगर आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद साइकिल चलाने की, आपको चलानी आती थी लेकिन 10 साल बाद 20 साल बाद आप उसे चलाने का, तो आपको चलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ मिसयूज। हालांकि इस नियम की आलोचना भी की गई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि यह जो नियम है वो व्यक्ति को यंत्रवत बनाता है, बार बार यंत्रवत मैकेनिकल बनाता है, उसकी सूझ का प्रयोग नहीं करने देता है। 1935 में इसी से प्रेरित होकर थॉर्नडाइक ने फिर से इस नियम को संशोधित किया और लॉ ऑफ एक्सरसाइज की जगह इसको कर दिया कंट्रोल्ड प्रैक्टिस लॉ, नियंत्रित अभ्यास का नियम। इस नियम में इन्होंने क्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, सीखने और संकेतों का अनुसरण आदि करने की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया। कहने का मतलब है इन्होंने अपने नियम को परिवर्तित करके उसे नियंत्रित अभ्यास के नियम में परिवर्तित कर दिया। तीसरा इनका नियम है प्रभाव का नियम। यह सीखने और अध्यापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। जिस कार्य को करने से प्राणी को संतोष और सुख मिलता है वह उसे दोहराता रहता है, और जिस कार्य को करने से उसे असंतोष, दुख या कष्ट मिलता है उसे वह नहीं दोहराता। कहने का मतलब यह है, हम जिस कार्य को करने से खुश हो जाते हैं, अर्थात आपने कोई काम किया और आपको उसके बदले में शाबाश, वेरी गुड इत्यादि मिल गया, तो आप उस काम को बार बार रिपीट करके दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको किसी कार्य को करने पर बैड, वर्स्ट, वेरी गुड, वेरी बैड इत्यादि शब्द सुनने मिले तो आप कोशिश करते हैं ये काम गलत है, इसलिए हम दोबारा इसे रिपीट ना करें। थॉर्नडाइक ने कहा है, संतोषप्रद परिणामों से उत्तेजना और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया में अनुबंधन दृढ़ हो जाता है। When a modificable connection between a situation and response is made and it's followed by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased. इसी के विपरीत दुखद अथवा असंतोषजनक परिणामों से उत्तेजना तथा अनुक्रिया का संबंध निर्बल हो जाता है। If the connection between a situation and response is made and is followed by annoying state of affairs, its strength is decreased. Clear है? आगे चलें। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई क्योंकि इसकी सिद्धांत की आलोचना की थी व्यवहारवादियों ने, स्पेशली वॉटसन ने। उसने कहा था सिर्फ संतोष और असंतोष से ही व्यक्ति नहीं सीखता है, क्योंकि यह उसके आत्मगत गुण होते हैं, उसके सब्जेक्टिव गुण होते हैं। साथ ही साथ
अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पुरस्कार देने से सीखता है और दंड देने से नहीं सीखता, तो ये भी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कभी कभी किसी बात को सिखाने के लिए व्यक्ति को दंड का सहारा भी लेना पड़ता है, जैसे क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए हम उन्हें जेल में डालते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके ये 3 मुख्य नियम थे जिनका हमने अभी डिस्कशन किया। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम आगे बात करते हैं इनके गौण नियम की, सेकेंडरी लॉज की। सेकेंडरी लॉ यानी कि इनसे थोड़े से हल्के नियम कह सकते हैं। सेकेंडरी नाम से ही पता चल रहा है कि द्वितीयक नियम होंगे। इसके 5 श्रेणी में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम से इनका क्या तात्पर्य है कि जब किसी परिस्थिति को अनेक बार प्रक्रिया किया जाए, उस पर बार बार कार्य किया जाए, तो व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है। मल्टीपल रेस्पॉन्सेज जब उसे देने पड़ते हैं तो वो जल्दी ही सीखता है। सेकंड है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, यानी कि अभी जो पहले थोड़ी देर पहले आया था, जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, लॉ ऑफ रेडीनेस की तरह है, कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो आसानी से उसे सीख जाता है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जब हम किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ सिखाते हैं तो ज़रूरी नहीं हम पूरे चैप्टर को एक साथ सिखाते हैं, हम उसे छोटे छोटे अंशों से पूर्ण की ओर ले जाते हैं। कहने का मतलब है एक संग पूरी चीज़ को ना सिखा के, जब हम बच्चे को ए बनाना सिखाते हैं तो पहले एक टेढ़ी लाइन सीखना सिखाते हैं, फिर दूसरी टेढ़ी लाइन खींचना सिखाते हैं। इस तरह से वो ए बनाना सीखता है। तो छोटे छोटे अंशों से हम उसे पूर्णता की ओर ले जाकर भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है समानता का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी, यानी कि जब किसी कार्य व्यक्ति को कोई कार्य सिखाना है तो हम उसके नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ दें। जैसे अगर हम स्कूटर चलाना सिखा रहे हैं तो पहले हम उसे बताएं कि तुमने साइकिल चलानी कैसे सीखी थी, उसका बैलेंस करना सीखा था। कहने का मतलब है कि अगर हम गुणा सिखा रहे हैं तो पहले उसे पहाड़ों की याद दिलाएं तो आसानी से गुणा करनी सीख जाएगा। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अर्थात जब हम किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर किसी अनुक्रिया को कराते हैं तो वह उस कार्य को आसानी से सीख लेता है। कि जैसे भोजन सामग्री को देखकर बिल्ली उस बॉक्स से बाहर आने का बार बार प्रयत्न करने लगी थी और वह अंत में सीख गई थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम बात इसमें आगे करते हैं अब इनके सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने इतना अच्छा सिद्धांत दिया, लेकिन क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, आज हमने ये कार्य किया, अपने बहुत प्रयास किए, 100% दिया, लेकिन हमसे आगे जब वो अनुसंधान होंगे तो उस अनुसंधान की कुछ कमियों के आधार पर ही अन्य व्यक्ति रिसर्च करेगा, नई खोजें करेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। ये नहीं है कि ये सिद्धांत बिल्कुल बेकार है, लेकिन आने वाले मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह निम्न स्तर के पशुओं पर ही आधारित है। इसके जो प्रयोग किए थे वो उन्होंने बिल्ली पर किए थे, रैट पर किए थे, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये मानव पर भी उतनी ही अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पहले जो मनोवैज्ञानिक थे ज़्यादातर प्रयोग पशुओं पर करते थे। आज के मनोवैज्ञानिक इसी तरह के प्रयोग मनुष्यों पर भी करने लगे हैं, तो उसमें और अधिक उन्नति और नए रेस्पॉन्सेस आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है सीखने की गति बहुत धीमी रहती है, क्योंकि बार बार इंसान, व्यक्ति या बालक प्रयास करता है, गलती करता है, फिर सीखता है, तो सीखने में बहुत अधिक समय और शक्ति का भी प्रयोग उसे करना पड़ता है। नेक्स्ट है मनुष्य को यह सिद्धांत यंत्रवत मानता है कि बार बार वो प्रयास करेगा, सीखेगा, अचानक सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सूझ का भी प्रयोग करेगा। यह रटने पर बल देता है। रटो, जैसे गणित है, व्याकरण है, संगीत जैसे विषयों के लिए तो ये उपयुक्त है, लेकिन कुछ विषय जिसमें कि हमें मस्तिष्क का, सृजनात्मकता का, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वहाँ पर यह असफल हो जाता है। यह पुरस्कार व दंड पर तो बल देता है, लेकिन पुरस्कार पर यह विशेष रूप से बल देता है। कहता है कि जब व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है वो तभी सीखता है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी बालक को सुधारने के लिए एक शिक्षक को और उसके माता पिता को दंड का सहारा भी लेना पड़ता है।
अवयवीवादियों द्वारा इसके तीनों नियमों की आलोचना की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि व्यवहारवादी वॉटसन ने इसकी आलोचना करी थी, गेस्टॉल्टवादी ने भी इसलिए करी क्योंकि यह सिर्फ संबंध पर आधारित है, बार बार प्रयास, प्रयत्न, भूल इत्यादि पर ही आधारित है। यह बुद्धि को और व्यक्ति को स्वतंत्र क्रिया करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तो ये थी इसकी कुछ आलोचनाएं, लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी आज के समय में भी इस सिद्धांत का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि ये सीखने के लिए बालक को प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं इसका शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है। कारण है कि आज के समय में भी छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा में समय समय पर होता रहा है। नंबर 1, गलतियों के अनुभव से सीखना। यह कहता है कि अगर हम गलती के बाद कुछ सीखते हैं तो वो अच्छा है। निरंतर प्रयास द्वारा धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास। ये कहता है कि अगर हम बार बार कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा धैर्य की और परिश्रम की, जिससे इनके अंदर धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। अभ्यास पर बल, बार बार एक्सरसाइज करने पर बल देता है, जिससे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसली आवत जात पर सिलपल पड़त निशान। जब इंसान बार बार अभ्यास करने की कोशिश करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वह असफलता को भी सफलता में बदल देता है। विभिन्न प्रयासों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास का विकास। जब हम वही वाली बात आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की इसमें उत्पत्ति होती है। आशावादी असफलता से सफलता की ओर अग्रसर करता है ये, क्योंकि अगर मनुष्य एक असफलता से घबरा जाएगा, टूट जाएगा, तो वह आगे प्रयास करना छोड़ देगा। समस्या समाधान के क्षेत्र में सफल प्रयोग, इसने बहुत सारे ऐसे प्रयोग से सफलता प्राप्त करी है कि जब हम मान लीजिए बालक के किसी गुण विशेष पर प्रयास कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत सारे अनुसंधान करने पड़ते हैं। करके सीखने पर बल। जब व्यक्ति करके सीखता है तो उसका सीखना स्थायी और दृढ़ होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखना। ये यह नहीं कहता कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति एक सी होती है, कहता है कि प्रत्येक बालक के सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है और उसे अपनी गति से ही सीखना चाहिए। जो कि आज हम लर्निंग अपनी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी करने लगे हैं जिससे बालक स्वगति से सीखते हैं। पूर्व के अनुभवों से लाभ उठाना, अर्थात जो भी अनुभव बालक ने पहले से अर्जित किए हुए हैं उन अनुभवों को जोड़कर वह नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। प्रेरणा पर बल। यह व्यक्ति को प्रेरित करता है कि करो प्रयास बार बार, जिससे कि वह टीचर क्या करता है, बच्चे अगर गलती होगा तो उसे बार बार मोटिवेट करते हैं कि आपने गलती करी लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से प्रयास करो, हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जटिल समस्याओं को हल करने में सूझबूझ अंतर्दृष्टि पर भी बल देता है। अगर बड़ी क्लास के छात्र हैं तो थोड़ी देर रुककर सोच समझकर भी इस तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अच्छी आदतों के निर्माण व बुरी आदतों को सुधारने में सहायक। अगर कोई बालक बुरी आदतों से ग्रसित है तो उसे दंड के द्वारा सुधारा जा सकता है और पुरस्कार के द्वारा उस आदत को दृढ़ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है मौखिक अभ्यास पर बल। यह गणित, व्याकरण, संगीत जैसे विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उन विषयों में बार बार अभ्यास पर बल दिया जाता है और अभ्यास के माध्यम से ही इन विषयों को ठीक ढंग से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार मुझे दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो आगे से प्राप्त हो सके। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।